डेली सोचते हैं कि आज ऐसा हुआ और एकदम से ऐसा लगता है कि यार आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ऐड हो गया है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो कैसी रही, कब आप रोए, कब आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, कब आपने ये सोचा कि नहीं यार ये बुक्स वगैरह सारा उठा के फेंक दिया जाए। फिर मैंने रात को ही शायद क्या बोलते हैं जो मेरे कमल पाठक सर हैं, मैंने रात को फ़ोन मतलब मैसेज किया था कि क्योंकि उनका काफ़ी मतलब ये था कि आई ऑलवेज कंसिडर्ड हिम लाइक गुरु। प्रवीण, जो तुम्हारी ये जो नॉन सीरियसनेस है ना, ये तुमको मतलब तुम डिजर्विंग और टैलेंटेड हो, पढ़ने में अच्छा हो, सब हो, है ना, लेकिन ये तुम्हारी जो नॉन सीरियसनेस है ये तुम्हारी सक्सेस को डिले कर देगी। मतलब आपके सबके पास खाना है, ये उसी तरीके से जैसे सबके पास खाना है, तो आप अपनी थाली में किस तरीके से उस खाने को परोसते हो, वही मेन है आपका। इस पे भी डिस्कस करते हैं जो आपके साथ हुआ 14 से लगा के 18 तक फेल फेल फेल। तो इसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। इतना स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो। जैसे मैं भी जानता हूँ, तुमने भी जब स्टार्ट किया होगा तो कभी फोन नहीं है, कभी माइक नहीं है, कभी तार वाला माइक है। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है MPPSC 2019 के रिजल्ट आ चुके हैं। लगातार हम टॉपर्स टॉक्स का सीरीज कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा इंटरव्यू है। हमारे सामने जो आज इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं काफ़ी मोटिवेशनल आपके लिए होने वाला है। मोटिवेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सर इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ प्रवीण सर का, ये 2014 से लगे हैं और 14, 15, 16, 18 लगातार इनको सफलता नहीं मिली और लास्ट में जाके 2019 में अब जाके फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये एपिसोड मोटिवेशन होने वाला है, तो पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा। और मैं शुरुआत करने से पहले आपको मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। ये इसलिए बोल रहा हूं, मैं बार बार रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं, जैसे सर का अभी इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनकी कॉपी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कैसे ये आंसर राइटिंग करते थे। क्योंकि सर लगातार 4 मेंस और 4 इंटरव्यू दे चुके हैं, तो काफी कुछ एक्सपीरियंस है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के इंटरव्यू से। तो आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं प्रवीण सर हैं, जिनका सिलेक्शन सहायक संचालक उद्योग के पद पर चयन हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर मेरी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू अर्जुन, तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा सर कि थोड़ा सा अपना परिचय हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। नाम का तो आपने मेंशन कर ही दिया, प्रवीण नाम है और मुरैना ज़िले का रहने वाला हूँ मैं। और 2014 के लास्ट से मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ और 15, 16, 17, 18 में मैंने इंटरव्यू तक पहुँचा था, पर फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो और 19 में जो है वो फाइनली जो है वो सिलेक्शन हुआ और एक सेकंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट मिली। तो शायद हैप्पीएस्ट मोमेंट है अभी के लिए। तो कैसा क्या लग रहा था आपको जब रिजल्ट आया था? उस टाइम आप क्या कर रहे थे? थोड़ा सा ये मोमेंट सबसे इसलिए पूछने का जरूरी रहता है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा रहता है क्योंकि किसी को पता नहीं था रात को 12 बजे रिजल्ट जारी होना, जो कि सडन कभी ऐसा हुआ नहीं है। 11:40 पे आई थिंक रिजल्ट आया था वो। राइट। और मैं तो घूमने निकल गया था। 25 को जो था मैं निकल चुका, 26 को रिजल्ट आया था। हाँ। 25 को तो मैं एक्चुअल में 26 को जो था वो रात को जो था हम यहाँ पर थे अपना चित्तौड़गढ़ में थे। अच्छा। हम लोग बैठे हुए थे और वार्तालाप चल रहा था और इतने में जूनियर का फ़ोन आता है और वो बोला कि क्या बोलते हैं कि सर, बोला गुड इवनिंग, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री प्रवीण प्रकाश बैस का सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे लगा यार कि क्या बात कर रहा है ये। बोला 19 का रिजल्ट आ गया है। तो मैंने बोला यार क्यों मजाक कर रहा है। मुझे लगा वो ये कर रहा है कि ये लोग घूमने गए हैं तो इनके थोड़े मजे के लिए करते हैं, ये अभी खोल के देखेंगे कि आया नहीं आया रिजल्ट। तो मैंने उसको बोला स्क्रीनशॉट भेज। तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसमें देखा, फिर भरोसा नहीं हुआ तो साइड वाले को बोला कि यार तुम देखो MPPSC का साइट। तो उसने MPPSC साइट में देखा, वहाँ पर रिजल्ट बोला आ गया रिजल्ट। तो मैंने बोला नाम सर्च करो। नाम सर्च होने के बाद भी मैंने 2-3 बार उसको देखा। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा वो सर्च करो, अब क्या बोलते हैं ऑब्टेन मार्क्स, कि मतलब सब कुछ है कि नहीं है कोई चीज, राइट, रोल नंबर वगैरह। क्योंकि कंटिन्यूअसली कई बार 18 में ये हुआ कि क्या बोलते हैं 17 में ये हुआ कि OBC सर्टिफिकेट में डेट नहीं होने की वजह से मुझे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था 19 नवंबर को, 11 नवंबर को मुझे बाहर कर दिया गया। 2 कैंडिडेट उस टाइम पे बाहर हुए थे और फिर जो हुआ था, तो इतने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे थे ना, तो वो बहुत वो था। फिर घर पे फ़ोन लगाया, फिर पापा को बताया, इन्फॉर्म किया कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, है ना, जॉब हो गया है,
तो उसी टाइम लगाया था आपने हाँ फोन, उसी मतलब टाइम रात लगा में? दिया था। वो सो गए थे हालांकि, है ना, अच्छा। थोड़ा सा लिक्रेटिव ही रिस्पॉन्स आया था उनका कि वो नींद में होंगे। तो फिर सुबह जब उन्होंने प्रोसेस किया तो फिर मेरे को वापस से कॉल। अच्छा, तो राइट उस दिन तो नींद नहीं आई होगी फिर आपको? नहीं क्योंकि सबके सामने यही कि जिस दिन रिजल्ट आया, जिनका भी नाम था लिस्ट में और जिनका ना भी था, उन दोनों को नींद नहीं आई होगी। मतलब मुझे ये लगता है कि यार नींद आने का कारण ये नहीं है कि हैप्पीनेस वगैरह, मतलब एक तरीके से सारे इमोशंस जो होते हैं आपके, राइट। आप लाइफ के लिए क्या है डेली सोचते हैं कि आज ऐसा हुआ, और एकदम से ऐसा लगता है कि यार आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ऐड हो गया है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो Right. एक्साइटमेंट रहता है, डर रहता है, फिर आप सोचते हो कि मैं इस, और फिर आप ये भी प्रोसेस करते हो कि आपकी जो जर्नी रही वो कैसी रही, कब आप रोए, कब आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, कब आपने ये सोचा कि नहीं यार ये बुक्स वगैरह सारा उठा के फेंक दिया जाए इनको, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारा सब रिवाइंड होता है आपके दिमाग में कि यार देखो उस आदमी ने ऐसा कहा था और उन्होंने ये कहा था कि सिलेक्शन हो जाए। फिर मैंने रात को ही शायद क्या बोलते हैं जो मेरे कमल पाठक सर हैं, उनको मैंने रात को फ़ोन मतलब मैसेज किया था कि क्या बोलते हैं थैंक यू सो मच सर, है ना, क्योंकि उनका काफ़ी मतलब ये था कि आई ऑलवेज कंसिडर्ड हिम लाइक गुरु के टाइप में ना। तो हमेशा फॉलो करना, वो जो बता रहे हैं उसको लीड करना, उनसे सीखना, है ना, काफ़ी। तो वो उनको मैसेज किया थैंक यू सो मच, है ना। तो फिर बस इसी तरीके से फिर वो बैठा रहा मैं, और फिर क्या बोलते हैं सोने की कोशिश करी एक आध, लेकिन वो सब फ्यूटाइल था ना, वो नहीं हो पाया। सुबह घूमने फिर निकल गए थे उदयपुर के लिए, तो फिर फ़ोन ही फ़ोन, और फिर मुझे फ्लाइट मोड पे डालना पड़ा क्योंकि घूमने निकला था, वो मेरा पहला पर्पस था। रिजल्ट आ गया वो तो रास्ते में था, है ना, तो वो पूरा करना था पहला जो पर्पस था। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन है, ये कब से प्लान हुआ कि ये करना है और कब से स्टार्ट हो गया था आपका? क्योंकि आप लंबे समय से, आपने जब हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, मीटअप चल रहा था, उस टाइम हुआ था कि काफ़ी लंबा समय हो गया और स्ट्रगल था इस बीच में। तो थोड़ा सा आप ऑडियंस को बता दीजिए कि कब से शुरुआत हुई थी आपकी और इसके बीच में क्या क्या हुआ? सिविल्स आई थिंक 14 जब कॉलेज में थे तो थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट सब लोग ने डिसाइड कर लिया। मैं बहुत सीरियस नहीं रहा था कभी, मतलब लाइफ में बहुत। मेरे एक और टीचर रहे इससे पहले उज्जैन में, जिनके पास मैं जाता था क्योंकि मुझे एसएसबी का था कि यार एसएसबी क्लियर करना है किसी दिन, क्योंकि उसमें भी मैं फेल हो चुका था एनडीए के टाइम पे जब दिए थे। अच्छा। कई बार कॉन्फ्रेंस था, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि प्रवीण जो तुम्हारी ये जो नॉन सीरियसनेस है ना, ये तुमको मतलब तुम डिजर्विंग और टैलेंटेड हो, पढ़ने में अच्छा हो, सब हो, है ना, लेकिन ये तुम्हारी जो नॉन सीरियसनेस है ये तुम्हारी सक्सेस को डिले कर देगी, है ना। और वही मुझे जो पूरी जर्नी के टाइम जो फील होता था, उनके वर्ड्स जो थे वो लगते थे, गूंजते थे मेरे दिमाग में कि यार उन्होंने कहा था कि डिले कर दो, और सही में वो डिले हो रही थी। कहीं ना कहीं वही फैक्टर था कि यार नॉन सीरियसनेस, तो उतना सीरियस नहीं था। मैंने बोला, बच्चे बोल रहे, बोला कि डिसाइड किया भाई एमबीए करना है, तो मैं लोगों को दिखाने के लिए कि यार मैं भी इस ग्रुप से जुड़ जाता हूँ, मैं भी एमबीए कर रहा हूँ। फिर किसी ने बोला कि गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ जाके बैठने लगे, गेट की तैयारी कर रहे। तो इट वाज नॉट क्लियर कि क्या करना है। ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने? मैंने इंजीनियरिंग किया ग्रेजुएशन में, ये उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आपका, अच्छा। उज्जैन में, वहाँ से इंजीनियरिंग किया था। तो फाइनल ईयर तक आते आते मैंने अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अच्छा। मुझे ये पता चल गया था। अच्छा, ये समझ में मतलब ग्रेजुएशन में ही आया आपको कि मुझे ये करना है, मतलब? हाँ, इसमें मतलब जाना ये है। नहीं था कि सिविल्स का कभी नहीं था। सिविल्स अच्छा। का जब मैंने सीडीएस के इंटरव्यू एसएसबीज दे दिए, है ना, 3 से 4 एसएसबी वो हो गए थे, तो धीरे धीरे क्या एक बी ऑप्शन जो था मेरा ये था कि क्या बोलते हैं यार, मिलता जुलता सिलेबस था, तो उस तरीके से उसको तैयारी करना शुरू कर दिया। और उसी समय ये होता है कि 15 में जो है आपका, 16 में जो है आपके प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होती है। 14 में मैं प्री क्लियर नहीं कर पाता, तो वो भी एक ईगो पे आ जाता है कि यार नहीं यार ये क्लियर नहीं हुआ प्री एग्जाम, तो फिर उसके लिए मेहनत करता हूँ, प्री निकल जाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस निकल जाता है ना। तो फिर वो मेंस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा इजी है ना। तो क्योंकि मुझे ये था कि यूपीएससी तो करना था, मतलब ये था कि यूपीए अब सिविल्स के लिए आ गया था, एमबीपीएससी के लिए, तो ये भी था कि यार अब यूपीएससी के लिए भी ट्राई करना है। फर्स्ट गोल वही था। लेकिन उससे पहले मुझे खुद को ये प्रूव करना था कि यार मैं इसके लायक हूँ कि नहीं। तो उसके लिए मैंने सुना कि यार एमपीपीएससी में क्लियर करूंगा तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए कि मैं यूपीएससी के लिए जा सकता हूँ। तो फिर वो क्लियर किया, तो मुझे लगा यार ये थोड़ा सा इजी है, इसमें जॉब भी जल्दी मिल जाएगा आई थिंक, है ना, तो ये कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आपने जब एग्जाम दिया था तो ये कोचिंग वगैरह से किया था या फिर सेल्फ
पढ़ना स्टार्ट किया था? इनिशियली मैंने जो है वो कोचिंग करी थी श्री वेदांत सिविल सर्विस एकेडमी जो है। अच्छा, इंदौर से हाँ, वेदांत इंदौर से, अकेडमी। हाँ, वेदांत अकेडमी में मैंने वहाँ कोचिंग करी थी। इनिशियल टाइम पीरियड मैंने वहाँ से प्री और मेंस मतलब लगभग जितना सिलेबस था वो पढ़ा था, और फिर उसके बाद मैं सेल्फ ही करने लग गया था तैयारी। जो था कि वहाँ से जो सर से मतलब मिलता रहता था, उनसे पूछता रहता था, बाकी फिर सेल्फ में ही आ गया था कि हाँ भाई, सेल्फ अपना एक खुद का रूटीन डेवलप किया कि सुबह उठ के अपने को सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो है करंट अफेयर से रिलेटेड MCQs लगाने हैं, फिर राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है मैं उस तरीके से नहीं करता हूँ जैसे नॉर्मली लोग बाग जाते हैं टेस्ट सीरीज लगाते हैं। मेरा ये था कि हम लोग क्या बोलते हैं चिट्स वगैरह बनाना, है ना, कि एक कोई क्वेश्चन सोचा, बैठे हुए हैं, अपना स्टॉप वॉच लगाया, क्वेश्चन सोचा और उसको लिखना स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच बंद किया अपना 3 से 4 मिनट में, फिर उसको खुद ही रीड किया। एक्चुअल में जब आप पढ़ते हैं, आपको नॉलेज होती है, तो आपको ये पता रहता है कि यार हाउ मच दिस आंसर इज डिजर्विंग, है ना, कि आपको कितना मार्क्स इसमें मिल सकता है। तो वो सबसे अच्छा तरीका है एनालाइज करने। अच्छा, प्री और मेंस का है तो आपने तैयारी जो है मेंस से स्टार्ट किया था या प्री से पढ़ना स्टार्ट किया था? नहीं, हमेशा मेरे दिमाग में जो था कि कभी ये नहीं आया कि प्री करना है, मेंस करना है। हमेशा लोग अलग अलग समझते हैं कि यार प्री का अलग से पढ़ ले, मेंस का अलग से। ये बहुत आई थिंक अगर आप सिविल्स का तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत गलत अप्रोच है कि प्री कर लेते हैं, मेंस कर लेते हैं। एक इंटीग्रेटेड वे में तैयारी होती है कि यार आप प्री का पढ़ोगे, मेंस का साथ में ही पढ़ोगे आपको, क्योंकि मेंस अगर आप प्री का पढ़ रहे हो, प्री क्लियर करोगे, तो वो मेंस तो लिखना ही है। तो डेफिनेट आपका जो लास्ट मोटिव है वो क्या है, सिलेक्शन लेना है, है ना। तो वो सिलेक्शन आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा, मेंस करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी करना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, बहुत मतलब मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं, बच्चे जो है न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करते, करंट का किताब लेके आ जाएंगे और लास्ट में करंट अफेयर्स उसके हिसाब से पढ़ के चले जाएंगे। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे? न्यूज़पेपर में जैसे द हिंदू था अपना। आपका इंग्लिश मीडियम था? हाँ, इंग्लिश मीडियम था मेरा, और द हिंदू न्यूज़पेपर जो थे वो उसके एडिटोरियल्स जो था, कभी भी मतलब आई थिंक 16, 17, 18, 19 तक, अभी तक मैं शायद, ऐसा नहीं होता है, बहुत हार्डली ऐसा होता होगा कि मैं उसके एडिटोरियल्स मिस करता हूँ। उसका क्या आप मेंस में मतलब ये करते थे, अगर पढ़ के अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो उसमें कॉपी कर देते, उसमें डाल देते? मतलब हाँ, मतलब ये था कि क्या बोलते हैं, एक जब आप कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आई थिंक, तो उससे क्या एक फेयर आइडिया हर चीज के बारे में रहता है। राइट, और आप एक अपडेट भी रहते हैं कि हाँ, करंट से जुड़े रहते हैं कि मैं रिसेंटली क्या क्या चीजें चल रही हैं। मैं उसी में एक इवेंट बताऊंगा कि यार जब 15 में क्या हुआ था कि प्री हुआ, है ना, प्री क्लियर हुआ, 1 मार्च को प्री का रिजल्ट आता है, और जो अप्रैल में है लगभग 30 दिन के अंदर आपको मेंस देना है, और मेरा फर्स्ट मेंस था वो। तो अब मेरे पास जो था यार हिंदी भी मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था, और सारे सब्जेक्ट स्टैगर्ड थे एकदम से, है ना। तो मेरे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, तो मैं सर के पास गया, मैंने सर से बोला सर क्या करना चाहिए अभी। तो बोला तुम्हारा जो प्री है ना उसको एक और बार रिवाइज करो अभी, और मेंस के लिए जो जितने टॉपिक्स हैं तुम्हारे, है ना, तो सर ने मतलब थोड़ी बहुत क्लासेस जो पहले की हुई थी वो सारे उसमें कवर हो रहे थे, तो वो किया। और फिर जो उसमें सेकंड पेपर में जो आपका सोशलॉजी क्या बोलते हैं, सोशल इश्यूज वाला पेपर था, वो मैंने पढ़ा ही नहीं पूरा पेपर। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और मुझे सारा उससे रिलेटेड आता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसकी क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या समस्या है, क्या स्कीम चल रही है, तो ये सारा जो है वो न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो मुझे, और आप बिलीव नहीं करोगे, आई गॉट 175 मार्क्स इन दैट पेपर, सेकंड पेपर में। अच्छा, हाँ, 300 में से 175 आई थिंक काफी अच्छे, हाँ काफ़ी अच्छे मार्क्स है। तो वो सेकंड पेपर वो उस तरीके से कभी मतलब पढ़ा नहीं, तो वो एक फ़ायदा मिल गया उस टाइम पर। अच्छा, बहुत सारे जो मेंस लिख चुके हैं इंटरव्यू देने वाले ये बोलते हैं, या फिर कोई टीचर भी बोलता है कि जो थर्ड पेपर है, फोर्थ मतलब जो लास्ट के 3 पेपर है, आपको ये अच्छे से कर लेना चाहिए, तो आपका मेंस निकलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप कम पढ़ के अच्छा कर सकते हो। तो क्या सही है ये? ऑब्वियसली अभी जब से ये नया सिलेबस जो आया है, तो उन्होंने थर्ड पेपर जो है अपना वो साइंस एंड टेक का पूरा कर दिया, साइंस के 10 यूनिट है, तो वो बहुत डिसाइसिव हो गया पेपर, है ना। और जिस तरीके से वो पेपर आता है ना, कि क्या बोलते हैं उसमें क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो ये मान लीजिए कि वो डिसाइसिव इस वे में भी है कि वो रैंक भी निर्धारित करेगा, और आपका मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसको भी डिपेंड करेगा। क्योंकि कई सारे मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो मेंस लिख रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना, और वो मेंस लिख रहे हैं और वो थर्ड पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 2 बार से तो मैं देख रहा हूँ कि वो दे आर कंप्लेनिंग कि यार इस बार 70 नंबर का छूट गया, और जब आपका 70 मार्क्स 80 मार्क्स का छूट ही जाएगा, देन आपका मेंस निकलना आप ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। तो वो जो पेपर है अभी, वो मैं बोल रहा हूँ कि वो क्रक्स है अभी के मेंस का पूरा,
कि अगर आप उसमें मैक्सिमाइज भी कर सकते हो मार्क्स, और अगर आपने उसमें थोड़ी भी ढील छोड़ी तो वो आपको ले भी डूब सकता है। तो ये है कि उसका एथिक्स जो था पहले, एथिक्स और हिंदी का तो ये है कि कम सिलेबस है उसमें, और मोर और लेस उसमें ज़्यादातर बच्चों के सेम ही मार्क्स आते हैं। मैंने ये भी देखा है कि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा, क्योंकि जो हिंदी का पेपर रहता है उसमें कन्वर्जन में जो रहता है आपका ट्रांसलेशन में, उसमें हिंदी के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना। और इंग्लिश वालों के लिए तो वैसे वो पूरा ही पेपर दिक्कत में देता है, तो वो मैनेज हो जाता है आई थिंक। लेकिन अब न्यू सिलेबस के हिसाब से जो है वो आपका थर्ड पेपर जो है। अब थोड़ा सा मैं मेंस में नोट्स के बारे में जानना चाहूंगा। क्या नोट्स बनाना कंपलसरी है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो क्या नोट्स बनाना सही है? और अगर बनाना सही है तो इस तरीके से बनाए ताकि आप लास्ट टाइम में, क्योंकि अभी मेंस है, परसों ही मेंस है, ताकि एक अच्छे से अगर नोट्स रहेंगे। बाकी आप बता दीजिए, मैं तो मेरा तो क्वेश्चन ही है। तो ये क्या बोलते हैं मेंस का जो है ना, बेसिकली मैं अपनी पूरा जो है उस पर बताऊंगा कि पहले जो था मैं मेंस, मैं क्या, मेरे रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा है तो मैं पढ़ता ज़्यादा हूँ। तो मैं क्या करता था पहले कि मैंने बोला यार नोट्स वोट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, अपन पढ़ लो, उसको याद कर लो और रिवाइज कर लो। बुक्स में सारी पता है कि कौन सी जगह कौन सा दिया गया है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि 15 में 16 में जब वापस से मेंस लिखना था तो वो लास्ट टाइम पर फिर वो ये वाली किताब में था ये। तो ये नहीं है कि आपको पता है, कुछ चीज़ें जो क्रूशल होती हैं वो मिस हो जाती हैं उस टाइम। तो उस टाइम में मेरे पास नोट्स उतने ज़्यादा नहीं थे, लिमिटेड थे, 1-2 सब्जेक्ट के बने हुए थे। तो फिर मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मेंस के नोट्स अपने दुरुस्त करना स्टार्ट किए, सिलेबस रखा साइड में, और हर टॉपिक जो है आपका टॉपिक उठाया उसमें से, और फिर उस टॉपिक पे लगभग आपके पास 300 से 400 वर्ड्स का मटेरियल होना चाहिए। और फिर मैं क्या करता था उसमें 2 पेज, जैसे एक टॉपिक है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, तो उसके 300 वर्ड्स और 400 वर्ड्स में पूरा अनएम्प्लॉयमेंट जैसा भी है आपका, क्या होता है, टाइप्स क्या हैं और क्या प्रॉब्लम्स है, रीसेंट प्रॉब्लम्स क्या है। फिर एक पेज में रखता था उसमें करंट के लिए कि उससे रिलेटेड डाटा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, और फिर किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट जो डाटाज है, स्टैटिस्टिक्स हैं उससे रिलेटेड वो क्या क्या है, तो उसके लिए रखता था। और एक पेज में मैं पूरा सिनॉप्सिस बनाता था कि अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन, फिर क्या बोलते हैं टाइप्स में टाइप लिख लिए उस तरीके से, तो वो एक फेयर आइडिया हो जाए। अच्छा, इस तरीके के नोट्स थे। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो कितने पेजेस में अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो हिस्ट्री कितने में कवर कर लिया होगा लगभग, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने? हिस्ट्री आई थिंक, हिस्ट्री में क्या है, शॉर्ट नोट, मैं मतलब हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि रीडिंग बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मेरा तो यूपीएससी के लिए ऑप्शनल भी हो रहा। तो मुझे उतना उसमें वो लगा नहीं कि मुझे शॉर्ट नोट बनानी चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही इतना अगर आप पढ़ते हो तो आपको प्रोसेस हो जाती हो। तो ये है कि हिस्ट्री में जैसे बहुत एक जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि यार आपको सब्जेक्ट का नेचर समझना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट है क्या, उसकी डिमांड क्या है। जैसे आप हिस्ट्री की बात करते हो तो आप हिस्ट्री में सीधे आंसर राइटिंग के लिए नहीं जा सकते। आपसे अगर पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं कि कोई घटना पूछी गई आपसे कि आप ये बताइए कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 1857 जो रिवॉल्ट है, या फिर आप ये मान लीजिए कि क्या बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स, जो क्या बोलते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश लेकर आए थे, तो वो किस लिए लेकर आए थे। तो हिस्ट्री में हमेशा रहता है एक बैकग्राउंड रहेगा किसी भी घटना का, है ना। तो बैकग्राउंड में जो रहेगा, तो एक तो ये रहता है कि क्या बोलते हैं बैकग्राउंड में, एक तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है और एक इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है, दोनों वो बैकग्राउंड आ गए, और वही कहीं ना कहीं क्या है, कारण होते हैं। तो रीजंस भी वो हो गए आपके। फिर तो बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं जो लैंड परमानेंट सेटलमेंट वगैरह की बात करें, लैंड रेवेन्यू उसकी बात करें, तो उसमें क्या हो रहा था कि इस तरीके से वो, फिर आपका इवेंट, कि इवेंट में क्या क्या किया उन्होंने, फिर उसके परिणाम होते हैं। तो ये तीनों चीज़ अगर आपको पता है तो आप कोई भी इवेंट सिर्फ रीड करेंगे तो आप उसको प्रोसेस करके आपके दिमाग के अंदर ही वो आंसर राइटिंग हो जाएगा। आई थिंक वो आंसर आपको डेवलप मिल जाएगा। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का नेचर रहता है। जैसे इकोनॉमिक्स जो है उसमें आप कई सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हो, हर चीज़ घूम फिर के वहीं पर आएगी आपकी। तो अच्छा, जैसे आप रीड करते थे, पढ़ने का क्या तरीका होता था? 2 चीज़ें हैं कि मतलब 2, एक तो पहला जो था कि क्या बोलते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा रीड कर लो, आपको पता हो चीज़ें, आप जैसे 100 पेज पढ़ लिया आपने, और फिर एक तरीका ये रहता है कि यार आप वहाँ से क्या करो कि आपने भले ही 2 पेज पढ़े हो, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह जो इस तरीके से बनाने। तो मेरा जो था वो फर्स्ट वाला तरीका था, मैं काफ़ी सारा पढ़ लेता तो उसमें चीज़ें कई बार रिपीट हो जाती थी, वो बिल्कुल कंसोलिडेट होती जाती थी। फिर जहाँ मुझे लगता था कि यार इसको लिख लेना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं वो उसी पेज का, मतलब जैसे बुक से भी पढ़ता था, बुक्स में भी क्या करता था कि एक पेज लिया अपना, एक चैप्टर को ही पढ़ा, उस पूरे एक पेज में पूरे चैप्टर को समराइज करके लिख लेता था कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, और उसको वहीं लगा लो।
उसी कॉपी में वहीं ये उसी ज्यादा उसको अच्छी जगह, चीज है मतलब ये। हाँ, तो वो आपको मिल जाता है। और इवन नोट्स में भी आप ऐसा कर सकते हो, आपके जो भी नोट्स वगैरह आप पढ़ते हो किसी कोचिंग वगैरह से एसोसिएटेड हो, तो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसका छोटा एक पेज में फॉर्मेट बनाओ। लेकिन ये करने के लिए आपको ये है कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए। आप Right. बार बार उस चीज को पढ़ोगे तो आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अच्छा, नोट्स पढ़ने के बाद ही बनाना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। अगर एक दो बार अच्छे से आपने रीड कर लिया, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, हाँ, फिर आपको होगी। नोट्स मेकिंग पे जाना है ना, चाहिए। पहले से आपको नहीं बनाना नहीं है। पहले से नहीं कि यार आप ये नोट्स बना लो, कैसे बना लोगे आप? Right. ये भी है ना कि यार आपको जब आपने पहली बार पढ़ी है तो आपको Right. क्या क्या पता है। अब जब आप परख लोगे उस चीज को, आपने पढ़ा, पेपर दिया, एक पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता चलेगा अरे यार ये इंपॉर्टेंट था इसमें, है ना, तो फिर वो वहां से वापस। कई सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो सारे ऐसे करते हैं कि चलो अभी टाइम है अपने पास तो अपन नोट्स बना लेते हैं। सही है। नोट्स मेकिंग का काम मतलब आई थिंक कैसे पॉसिबल है? अब मुझे तो यही लगता है कि यार Right. आपको जब नॉलेज होगा, आप पढ़ोगे, तब तो आप नोट्स हाँ, बनाओगे। आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिसिस का काम होता है वो नोट्स बना रहे हो जब आप, तो आपके हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि यार कि ये इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर ये किस तरीके के चैप्टर्स इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और फिर ये सिलेबस में क्या क्या दिया है। सिलेबस में कोई चीज़ है मेंशन नहीं है, आप पता चला अननेसेसरी पढ़ रहे हो। Right. अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे एमपीपीएससी का, तो बहुत डिस्क्रिटली डिफाइंड है हर चीज़ कि आपको पढ़ना क्या, और उसी में से क्वेश्चन आता है हमेशा। Right. तो वो भी दिमाग में होना चाहिए कि नोट्स बनाने किसके हैं। ये नहीं कि आप बस बनाए जा रहे हो, नोट्स इकट्ठे करे जा रहे हो, वो थोड़ा सा। राइट, जो भी मेंस देने वाले हैं या फिर अभी जो आर्ट्स है या फिर नेक्स्ट टाइम देंगे, तो क्या अप्रोच रहना चाहिए? मतलब जो पेपर को जो अटेम्प्ट करते हैं, मतलब 3 मार्क को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, 5 को या 11 का, मतलब आपके हिसाब से क्या अप्रोच रखना चाहिए ताकि ये, क्योंकि आपको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत रहा है, क्योंकि 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में लगातार फेल रहे हैं आप, जैसा कि आपने बताया था। तो दैट दोज फेलियर्स आर लाइक, ठीक है, लेकिन अभी वो अच्छा लगता है कि आई फॉरगॉट ऑल दैट, है ना, कि वो मेंस के लिए आई थिंक सबसे पहला तो मुझे मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है, एंजॉय करना चाहिए। मेंस का पेपर एंजॉय करने के लिए रहता है आपके, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे एनालिसिस करने को कहा जाएगा, आपसे इवैल्यूएट करने को कहा जाएगा, क्रिटिसाइज करने को कहा जाएगा। तो आपकी जितनी नॉलेज है, आपने जितना पढ़ा हुआ है, वो सब आपको बहुत क्रिएटिव वे में लिखना है वहाँ पर जाकर, कि प्रेजेंट करना है उसको, कि यार सामने वाले को वो सुने, सामने वाले को कितना अच्छा, मतलब आपके सबके पास खाना है, ये उसी तरीके से जैसे सबके पास खाना है, तो आप अपनी थाली में किस तरीके से उस खाने को परोसते हो, वही मेंस है आपका। कि यार आप और फिर जो अभी जो मेंस देने जा रहे हैं, जो परसों से जिनका मेंस है, फॉरगॉट ऑल द थिंग्स, आपने जितना पढ़ना था सारा पढ़ चुका है आपने। आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और एंजॉय करो उस प्रोसेस को। वो एग्जाम है आपका, आपने जितना पढ़ना था, क्योंकि कंटिन्यूसली पेपर होंगे 6 दिन, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे, तो वहाँ जाकर कभी कभी हो जाता है कि स्ट्रेस हो गया यार, और पूरा सिलेबस क्या बोलते हैं भूल गए, हक्का बक्का हो गया। मैं अपने ही इंसिडेंट बताता हूँ कि पहला मेंस जब मैं देने जा रहा था 2015 में, तो मैं आंसर राइटिंग के लिए गया क्लास में, 150 नंबर का पेपर था। आप बिलीव नहीं करोगे अर्जुन, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए होंगे। मैंने 3 मार्कर जो पहले आते थे, 15 3 मार्कर जो थे वो अटैम्प्ट कर पाए, और 6 मार्कर 2 अटैम्प्ट कर पाए, और पूरा पेपर मेरा छूट गया, है ना। तो वो चीज़ होगी। लेकिन मैं जब पेपर देने गया, फिर वहाँ पर फाइनली, वहाँ पर जब आयोग में जब पेपर हुए, तो वहाँ मेरे पूरे पेपर कंप्लीट हुए, सारा कुछ नहीं छूटा, है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती है कि यार वो आपको एंजॉय करना है वहाँ जाके, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे बने ना। बस आपको अपने आप ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आप जाकर लिखेंगे। तो वही है कि और क्या है, मेंस का सिलेबस जो आगे मेंस देंगे बच्चे, वो क्या है, वो सिलेबस को बहुत क्या बोलते हैं, डेफिनेटली फॉलो करें कि यार क्या पूछा जा रहा है, और उसी के हिसाब से पढ़ें और तैयार करें अपना। और जिन लोगों का जिनको आंसर लिखने में प्रॉब्लम आती है ना, जो क्या बोलते हैं ये, तो वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं ना। और आंसर राइटिंग करने के साथ में सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, कि आप सेल्फ इवैल्यूएट करें चीज़ों को, कि यार आप जो लिख रहे हैं, आप उसको सबसे पहले खुद ही पढ़ के देखो, दूसरा तो बाद में चेक करेगा। डिमांड है वही लिखा है या फिर कुछ भी लिखा है। मैं कॉपीज कभी क्या मेंस की कॉपीज चेक करता था, तो मैं उसमें ये रिमार्क लिखता था, यार तुम खुद पढ़ के देखो ये तुमने लिखा क्या है और क्या पूछा है। तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि यार ये क्या पूछा गया और क्या लिखा है मैंने, है ना। वो सारी चीज कहीं सारों के साथ में ऐसा हो रहा है, प्री निकल रहा है, देन मेंस भी, मतलब 2-3 मेंस लिख दिया, 3-4 लिख दिया है, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मेंस से इंटरव्यू तक पहुंच नहीं रहे वो।
क्या लगता है ये उनको कहाँ काम करने की आवश्यकता आई है? थिंक ये जो है ना कि ये उनको ही मुझे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, कभी कभी ये होता है कि आपकी तैयारी अच्छी होती है, आप सब कुछ करते हैं, वहाँ जाकर जब आप या तो अगर आप प्री निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली मेंस लिखने वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका हो सकता है कि आप लिख कर क्या आ रहे हैं वो मैटर करता है। कभी कभी आप प्रेशर में जब होते हैं ना, तो आपसे सीधी भी चीज़ पूछी जाती है और आप उसका क्या जवाब लिख के जाते हैं। Right. क्योंकि जैसे मैंने पुरानी कॉपीज चेक करी, तो कभी कभार ये मेरे साथ भी हो जाता है कि आपसे पूछा कुछ और गया है, लेकिन आप कुछ लिख के कुछ और आ गए। Right. कभी आपसे ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण पूछे हैं, तो आप उसके परिणाम लिख कर आ गए। ये हो जाता है, ये एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। तो वो उन लोगों से ये है कि यार वो मेंस में ये देखें कि क्या बोलते हैं, वो अपनी ही कॉपी 2-3 कॉपीज को देखें और उनको कंपेयर करें Right. उस चीज़ में, है ना, कि यार और क्या बोलते हैं कि किस तरीके से यार ये जो है हम जो लिख रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, है ना। या फिर आपके साथ जो कलीग्स हैं जिनका मेंस निकल रहा है, आप उनकी कॉपीज़ को देखिए कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं, तो अपनी कॉपीज़ उनसे कंपेयर करके देखिए। जैसे आपको बोलते हैं कि टॉपर्स वगैरह के नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, या फिर कोई भी आपका मित्र है, आप उसके पास जाइए, यार तुम्हारा मेंस निकल रहा है, तो उसकी आंसर राइटिंग सभी कर रहे हैं आजकल, तो ट्रेंड बन गया वो आंसर राइटिंग का, है ना, Right. कि वो सब ट्रेंड में ला दिया गया, नहीं आपको लिखने पड़ेंगे, इतने सारा शब्द लिखोगे, वो सारा ट्रेंड में आ गया। तो आप वो देखिए यार कि वो कैसा लिख रहा है और ये क्या लिख रहा है, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपकी लैक एक्चुअल में कहाँ हो रही है। क्या प्रॉब्लम 6 मार्कर्स में, 5 मार्कर्स में है, या 11 मार्कर्स में, या 3 मार्कर्स में, तो वो खुद ही करना पड़ेगा। और एनालिसिस का काम ये रहता है कि यार आपको बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे लेके चली जाए, और जहां आपने हिट कर दिया बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि वो क्या है, जिन लोगों का मेंस निकल रहा है उनसे एक बार उनकी कॉपीज वगैरह को लेकर, अपनी कॉपीज को लेकर एक बार वही सेम आंसर को क्या है टैली करें यार, कि यार अच्छा ये ऐसे लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, उनकी कॉपीज भी पढ़ के देखें और फिर लिखें। और नो डाउट ये भी होता है कि एमपीपीएससी में मैंने काफ़ी टाइम ये भी देखा है कि यार लोग मेंस 3-3 4-4 मेंस लिख रहे हैं, नहीं हो रहा है, और फिर एक मेंस निकलता है और उसी में इंटरव्यू होता है और उसी में सारा सिलेक्शन हो जाता है। Right. जैसा ये कि भी आपके साथ में हुआ। हाँ, ये मेरा मेंस कंटिन्यूस निकल रहा मेंस था कंटिन्यूस हाँ। निकला भी है बस। तो वो एक क्या हाँ, लेकिन वो इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में इस बार, तो यही एक चीज है कि यार कि क्या बोलते हैं। अब इस पे भी डिस्कस करते हैं हाँ। जो आपके साथ में हुआ 14 से लगा के 18 तक फेल फेल फेल, तो इसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। इतना एफर्ट किया, इतनी लंबी जर्नी हो गई, फिर भी आप रुके नहीं। मैं यही सोचता हूँ कि जब मैं मतलब यही बात होती है कि यार मैं कभी कभी खुद ही सोचता था कि यार इतनी बार कौन फेल होता है ना, राइट। और वो भी आखिरी में जाके फेल हो जाते, तो लगता था, क्योंकि फेल होने का सिलसिला अभी से नहीं, कॉलेज के बाद से जैसे हुआ, कई सारी कंपनीज में जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या बोलते हैं रिटर्न निकाला, इंटरव्यू दिया, सेकंड राउंड तक पहुंचे, फाइनल रिजल्ट फेल हो गए, है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने 7 से 8 कंपनीज में इंटरव्यू दिया हुआ उस टाइम। ओके। फिर उसके बाद एसएसबीज दिए, उसमें कई बार कॉन्फ्रेंस तक गया, कॉन्फ्रेंस में फिर फेल। एसएसबीज के बाद फिर ये एमपीपीएससी में आया, एमपीपीएससी में 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, लगातार इंटरव्यू देता था, फिर फेल हो रहा था। तो कई बार दोस्त वगैरह जो थे वो पूछते थे यार कि यार कैसे, मतलब कुछ मेंटली कुछ इफेक्ट नहीं करती हैं सारी चीज़ें, पर वो सब अंदर रहता था कि यार कि ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है कि सबको इफेक्ट करती है वो सारा फेलियर जो है वो आपका धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो कम करता रहता है अंदर से। जो फेल, अगर आप कंटिन्यूसली फेल होते रहते हैं तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि वेदर आई डिजर्व इट और नॉट। राइट। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही की है कुछ भी करने के लिए, और जब भी वो आपका कम हो जाए, है ना, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रोग्रेस करते हो। तो उसमें माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से डिसिप्लिन, आपको जो लाइफ में जो लाना चाहिए वो डिसिप्लिन, आप अपनी हैबिट्स को और अच्छा कर लो। और उसमें मेरी जो हेल्प करी रनिंग और साइकिलिंग और स्पोर्ट्स जो है वो, इसमें मैं इंगेज रहता था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को प्रोसेस करने में कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ऑलवेज इन हेड कि यार हाँ। और ये कमिटमेंट था कि यार ये जो डिसीजन लिया है ये तुमने खुद ने लिया है ना, और इस डिसीजन को तुम्हें प्रूफ खुद के लिए और तो दूसरों को भी प्रूव करके, मतलब खुद के लिए तुमने ये अपने लिए कमिटमेंट बांधा है, तो इसको तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव इट, है ना। अगर आप यहाँ से छोड़ जाते हो तो कल को लाइफ में कुछ और स्टार्ट करोगे तो वहाँ से भी भाग जाओगे। तो ये इसलिए भी ज़रूरी था, तो इसलिए टिके रहना पड़ा वहाँ पर, है ना, कि यार नहीं ट्राई करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, और स्पोर्ट्स से ये रहता है कि यार कभी आपको गेम नहीं छोड़ना होता है ना, आइदर यू विल विन और लूज, है ना। आपका एक मैच हुआ, खत्म हुआ, आप हार गए भले, लेकिन आप ट्राई करोगे दूसरे मैच में हम लोगों को डेफिनेट जीतना है। तो आप फिर उसी एनर्जी से लग जाते हो, क्योंकि और वो मुझे तो ये लगता है कि जो फेल हो रहा था उसी से मुझे मोटिवेशन आ रहा था कि मुझे पास होना है कैसे, क्योंकि मैं हाउ आई एम गेटिंग फेल्ड यार,
मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब ट्राई कर रहा हूँ और हाउ आई एम गेटिंग फील्ड। तो वो आ रहा था कि यार वो जो है वो करना है, इसीलिए वो हमेशा जो है वो फेलियर से बाहर आता रहा और फिर ट्राई करता रहा चीज़ों को। और फ्रेंड्स जो थे मेरे, मतलब होपफुली सारे जो दोस्त थे वो अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया इस टाइम पीरियड में कि हमेशा मोटिवेट करते रहे। डीमोटिवेट होता था तो पता चल जाता, अच्छे दोस्त होते हैं आपके पास तो वो आपको बता देते हैं कि यार ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, इस तरीके से वो सारी। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैमिली का जो सपोर्ट रहता है आपके, जैसे मेरे फादर है वो हमेशा कोई नहीं, उनको दिख जाता था कि ये टेंशन में इतने टाइम से फेल हो रहा है, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते थे कि यार तू ये कर लेगा, यार तूने ये किया हुआ है, तू ये कर लेगा। तो वो होपलेस नहीं होने देते थे कोई भी। सब लोग तो मतलब फ्रेंड्स थे और क्या बोलते हैं फैमिली थे, उनको जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं वो ये ट्राई करते थे कि यार आप होपलेस मत हो, आप लगे रहो, और अगर आप कुछ और अच्छा करना चाहते हो लाइफ में तो आप वो भी करते रहो। फिर जब आपको किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है और फैमिली वाले सपोर्ट करते तो आपकी थोड़ा सा एक अच्छा रहता है आपके लिए सक्सेस हाँ अचीव करने में, राइट? अगर आप फैमिली वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप नहीं, गिव अप कर दें। हाँ, पर ये है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है, राइट, है वो ना? भी मैटर अगर करता है। हाँ, कमिटमेंट अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो वो फिर डिपेंड नहीं करता कि आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि मेरे तो चलो ठीक है फैमिली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका कोई वो काम भी करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं और फिर उस फीट को अचीव करते हैं। तो वो सारा खेल जो है वो कमिटमेंट का है, और कमिटमेंट अगर आपका स्ट्रांग है, आप हार्ड वर्किंग हो और आप कंसिस्टेंट हो अपने काम में और आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, तो आई थिंक एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हो। आपने बताया था जो आपकी फैमिली है वो हाँ। आर्मी से ज़्यादा, हाँ तो फिर आपने नहीं सोचा कि मुझे भी नहीं, वो शुरुआत में था कि हाँ यार कि आर्मी में जाते हैं, क्योंकि आसपास जितने बच्चे वगैरह थे सारे, जो मतलब हम लोग कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, तो सारे ज़्यादातर ऑफिसर्स बन रहे हैं वहाँ पर और मतलब आर्मी ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो हमारे अंदर भी था कि यार ये करना है, ये करना है। और ऐसे उसके लिए SSBs वगैरह भी दिए, NDA क्लियर किया, उसके बाद SSB दिए, उसमें 5 SSB उस टाइम पर दिए थे 12th में, और फिर ग्रेजुएशन के बाद SSB दिए। ट्राई किया लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो ये था कि सिलेबस जो था ये GS वाले पार्ट में जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बन ही चुका था, तो फिर MPPSC की तरफ आ गई, ये एग्जाम देना स्टार्ट किया। क्या लगता है आपको इंटरेस्ट तो काम करता ही होगा ना, मतलब आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप किसी के कहने पर नहीं कर सकते कि हाँ तू भाई मैं भी ये कर रहा हूँ तो तू भी ये कर सकता है। नहीं, ये जब भी बड़े एग्जाम का जो भी रहता है प्रिपरेशन करने का जो है, आपको पता है कि आपकी जर्नी टफ हो सकती है, तो आपको पहले ये होना चाहिए कि यार मैं इसे करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, पहला सवाल ये होता है। और उसी प्रोसेस में जब मैं कॉलेज से बाहर हुआ था तो मैंने NCERT 6 to 10 NCERTs मैंने उन NCERTs को पढ़ा पहले, फिर मैंने ये देखा कि मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उसको पढ़ने में, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप सेकंड स्टेज पे जाते हैं कि यार आप और आगे पढ़ाई करें। तो वो तो बहुत है। तो मैं हमेशा पढ़ाता भी हूँ, जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे हमेशा यही बोलता हूँ कि आप जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सिलेक्शन क्यों लेना है, आपको क्यों बनना है, IAS क्यों बनना है, IPS क्यों बनना है, या फिर सिविल सेवा में क्यों जाना है आपका जब वो रीज़न आपको मिल जाएगा उस दिन आप आपके सिलेक्शन के 90% क्लोज पहुँच चुके हैं, कि आपको पता चल गया कि मुझे इसलिए सिलेक्ट होना है, तो आपकी 90% फिर वही जो आपके जो वो रहेगा वो एज ए इंटरनल मोटिवेशन काम करता रहेगा। तो आप फेल होंगे, थकेंगे, हारेंगे, जो भी रहेगा आप उससे ओवरकम उसी की वजह से आप लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है, यही नहीं पता कि आपको क्यों करना है यार, सिविल सेवा क्यों है भाई, तो ये सिर्फ फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा क्या है वो आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों करनी है। थोड़ा सा मैं प्री के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि प्री भी इम्पोर्टेंट है। अगर प्री नहीं निकल रहा है तो फिर आप मेंस कैसे दोगे, है ना? MPPSC में और MPPSC का प्री बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी क्या रहता है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रुक जाते हैं, बहुत डायनामिक है, मतलब हाँ बहुत सारा पढ़ने के लिए रहता है। आई थिंक प्री में मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है मेंस के कंपैरेटिवली MPPSC के लिए। तो उसमें यह है कि जैसे जो बच्चे जो हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो 1-8 मार्क्स से हर बार रह जा रहे हैं, तो मेरा उन्हीं के लिए है कि यार वो लोग क्या है कि वो ये जाने कि यार कमी कहाँ आ रही है। और अगर आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी है लेकिन आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं आपको, और फिर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनको एनालाइज करना प्री में बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ें, है ना। और फिर उसके जो क्या बोलते हैं 3 से 4 ऑप्शन जो है उनको भी बहुत इत्मीनान से पढ़ें, उनको प्रोसेस करें, है ना। कभी कभी क्या रहता है कि आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा लेते, 100 से 150 टेस्ट लगा लेते, तो आपकी हैबिट भी वही डेवलप हो जाती है। आपने एकदम से क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर देखे चारों,
आपको नहीं बन रहा है, राइट आप अगले क्वेश्चन पे मूव होगे। तो आप ये बहुत ज़रूरी है। ये आजकल जो ट्रेंड में जो आ गया है कि यार टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज करनी है आपको और ये करना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन करो, आप 4 से 5 टेस्ट दो, देखोगे यार कि कहाँ कमी है, फिर वापस से अपने पढ़ने पे आप उन कमियों को दुरुस्त करो, फिर आप सीधे पेपर दो। जब आप बहुत सारे टेस्ट देते हो तो कैजुअल अप्रोच में आप जाके वहाँ पर भी फिर क्या करते हो, पेपर सॉल्व करते हो और उसी के कारण क्या होता है, मिस्टेक्स हो जाती है। तो क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ो, प्रोसेस करो कि नॉट पूछा है, क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उसको अपने दिमाग में दोहराओ, फिर उसके ऑप्शंस पर जाओ, फिर आप इत्मीनान से उसमें क्या है आंसर टिक करो। तो अब वो फिर जो 1-2 नंबर वाली जो बात है ना, वो खत्म हो जाएगी, नो डाउट उसके लिए। मुझे सब ये हो रहा है कि जो आप अप्रोच बता रहे हैं ये खुद आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि हाँ, जब भी आपका ना तो प्री रुकता है ना मेंस रुकता है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में पहुंचते हैं। राइट, ये तो- जो है पूरा ये सेल्फ लर्न ही है। मैं तो यही बोलूँगा कि खुद ही सीखा ये सारी चीज़ें, करना क्या है, क्योंकि आप फेल होते हो तो उसके बाद आपको एनालाइज करना पड़ता है कि यार व्हाई यू आर गेटिंग फेल्ड। एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बता सकता जितना एक जो सफल नहीं हो पा रहा है वो ज्यादा अच्छे से ब्रीफ कर पाएगा उस चीज को। उसको आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि सक्सेस और फेलियर जो है ना, Right. ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। आप एक लाइफ के फेज में होते हैं, अगर आप जैसे आपने आज एग्जाम जैसे मैंने निकाल लिया तो ये नहीं है कि मैं आप सक्सेस हो गया, बिकॉज इसके बाद भी नए चैलेंजेस रहेंगे लाइफ में, नए रहेंगे। बस मैं एक स्टेज लाइफ में आगे बढ़ गया है ना, वो स्टेज मैंने क्लियर कर लिया, और नहीं होती तो मैं उसी स्टेज से फिर पीछे रहता। तो जिंदगी क्या है, उसी तरीके से चलती है, स्टेज वाइज चलती है कि आप स्टेज में, आप लाइफ में कभी आगे हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकते हैं, कभी रुके हुए हो सकते हैं। फेल और पास नहीं हो सकते हैं कि फेल होने से डरे नहीं, है ना। फेल होते हैं, आप रेट्रोस्पेक्ट करें कि मैं क्यों फेल हुआ, उन कारणों पे काम करें और निश्चित रूप से ही आप फिर सक्सेस हो जाएंगे, इसमें नो डाउट है। और कुछ आपको लग रहा है कि अभी के कोई मैसेज स्टूडेंट्स देना के चाहेंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं? अभी के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा यार कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा बचो इन्फॉर्मेशन से। जो आपको पढ़ना है वही पढ़ो, आपके सिलेबस का जो पार्ट है वही देखो। आप बहुत सारे आई थिंक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, यूट्यूब चैनल्स हुए, नोट्स हुए, बहुत हर कोई आपको, आप देखोगे कि आप बॉम्बार्डिंग टाइप में हो रही है, इधर से कुछ आ रहा है, इधर से आज ये पढ़ा रहा है कोई, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और दिमाग की एक कैपेसिटी है ना, कि वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, तब स्टोर करेगा, ठीक है। तो आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के पीछे मत भागो। अगर आपको कोई भी काम करना है, उसके फंडामेंटल्स जो हैं आप ये देखेंगे कि यार इसने ये कर दिया, आपका एक तो इनर मोटिवेशन हो जाएगी, जैसे आप कर रहे हो काम, तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो बनाना और इस तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करना, तो इसमें आपका इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम आ रहा होगा कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। और यही होना चाहिए कि यार नहीं, उससे नहीं डिफेक्ट होना चाहिए कि यार ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं हम लोग कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, ये क्या होगा। बस जस्ट स्टार्ट करो, छोटे से ही स्टार्ट करो। जैसे मैं भी जानता हूँ, तुमने भी जब स्टार्ट किया होगा तो कभी फ़ोन नहीं है, कभी माइक नहीं है, कभी तार वाला माइक है, मैं देखता रहता हूँ वीडियो, तो वो मुझे लगा हाँ, वहाँ से आपने डेवलप किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने पाथ पर चलते रहो, प्रोग्रेस करते रहो। बोलते हैं ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चल नहीं सकते तो रेंगो, इस तरीके से। मेरा ऐसा है कि जैसे आप बता रहे ना, मेरा ऐसा है कि क्वांटिटी पे मुझे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान है। क्वालिटी इन द सेंस ये नहीं कि आप कैमरा लगा के बैठो, चारों तरफ कैमरा होना चाहिए, पूरा सेटअप होना, ये नहीं। आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए, आपका वही जो बातें हैं, वही क्या बोलते हैं, आप सिविल सर्वेंट्स का अगर आप ले रहे हो, मतलब तो वो ये है कि उनका इन्वायरमेंट कहाँ, वो पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, बस मुझे वो जर्नी दिखाना है, एक स्ट्रगल दिखाना। बस मेरा मोटिव ये है कि हाँ, स्ट्रगल आप अगर कोई नहीं कर पा रहा है, घर बैठा है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कर सकता है आराम से। वो यही है कि पर्पस यही है कि मोटिवेट और कोई लाइफ में अच्छा करे। ओके, तो बस एंड करता हूँ। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा यार, आप लोग आए, आप लोग थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग आए। और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कई सारे लोग जो रहेंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यार, और ये आपके लिए भी अच्छा रहे और मेरे लिए भी अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और मुझे लगता है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि मैं जैसे अभी सर का इंटरव्यू लिया तो इनसे मैं जो आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस रहता था, कॉपी वगैरह था, तो किस टाइप से ये आंसर राइटिंग करते थे तो वो इन्फो डाल दूंगा मैं कॉपी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन नहीं किया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।